हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है, यूपीएससी और अदर जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनको ध्यान में रखते हुए हमारा जो करंट अफेयर्स है इसको हम आपके लिए लेके आते हैं। और हमारी क्लासेस में हम आपको डेली जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करके बताते हैं कि क्या-क्या आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और चूँकि यूपीएससी हमारा मेन टारगेट है, तो हमने जो हमारा करंट अफ़ेयर का मटीरियल है, उसको इस तरह से बनाया है कि इसको पेपर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। जैसे जीएस पेपर 1 में जो भी टॉपिक्स हैं, उनको अलग करके, फिर जीएस पेपर 2 और साथ ही साथ जीएस पेपर 3। तो डेली आपका नेशनल, इंटरनेशनल, हेल्थ इश्यूज़, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स सारी चीज़ें आपका हम इसमें कवर कराते हैं। और हमारी रिवीजन की वीडियोस भी हैं जिसमें हमने फरवरी मंथ से अपने जो करंट अफेयर्स थे उनको आपको दिखाया है। हमारा यूथ पावर एकेडमी का मंथली मैगज़ीन्स भी अवेलेबल हो गई हैं। और मैंने अपने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि जो मैगज़ीन्स हैं, उनको हमने डिफ़रेंट फ़ॉर्मेट्स में बनाया है। जैसे कि हमारी जो फटाफट सीरीज़ है, वो क्विक रिवीज़न के लिए है एग्ज़ामिनेशन में। इसके अलावा हमारा डेली करंट अफ़ेयर्स मेन कोर्स है, जो आपके मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन है, इसमें आप जैसे बाकी मैगज़ीन्स रहती हैं, उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी करंट अफ़ेयर्स का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। और फीसेस का एग्जामिनेशन हुआ था अक्टूबर में, तो यूथ पावर एकेडमी की टीम में हमने जो पूरा रिसर्च किया, हमारा 70% तक क्वेश्चन तो जो हैं वो हमारे मटेरियल से आए थे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप हमसे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़िए, यूट्यूब चैनल पे आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करिए, क्योंकि एक आपको ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे तरीके से सारा जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स आपको इसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। इसमें आपकी कुछ भी चीज़ें मिसिंग नहीं होती हैं। और एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कीवर्ड्स भी बताए जाते हैं। और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हो जाते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के भी आप कई सारे मेंस जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तो अगर हम अभी की आज की बात करें, तो आज का जो करंट अफेयर है उसका टेबल ऑफ कंटेंट में हम देख लेते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, और इसको फिर हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज 6 दिसंबर को अगर हम देखें, तो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पाटन क्राफ्ट और कल्चर फेस्टिवल ये नेपाल का है। इसके अलावा कृष्णा वेणी संगीता नीरा जन्म फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में होगा। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आंध्र प्रदेश के ट्रेडिशनल जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। फिर हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स हैं, और नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक सेलिब्रेट होगा 8 से 14 दिसंबर तक। तो कब ये इसकी शुरुआत हुई, क्या-क्या अवार्ड हैं, और जो इसके अवार्ड्स हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएँगे, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, सोशल इश्यूज़ की बात करें, तो लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सेस बिल 2025 इसको पास करा दिया है। और इसका क्या जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको आगे अपने इस वीडियो में बताएँगे। फिर अभी जो ये विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो डिटेल में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं, गवर्नमेंट क्या-क्या काम कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया अभी हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी बिल पास हुआ। इसके अलावा हेल्थ केयर में क्या-क्या एआई टूल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। टेली मानस के बारे में बताया गया है कल पार्लियामेंट में। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, इसके क्या लाभ हुए हैं, इसका क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस असिम मुनीर को अपॉइंट किया गया है। और
यहाँ पे 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में यहाँ पे जो आर्मी है उसका जो पावर है उसको और भी बढ़ाया गया है। फिर संचार साथी ऐप आजकल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है और इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था इसका इंस्टॉलेशन। फिर बाद में विरोध को के चलते हुए 48 आवर्स के बाद इसका जो मैंडेटरी इंस्टॉलेशन था उसको रिवोक कर लिया गया। फिर नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपग्रेड हुआ है क्लाउड बेस्ड ईमेल सिस्टम। इसको एक कंपनी डेवलप कर रही है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका रिलायंस जो है वो गूगल और अदर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनमें हटाया जा सके। यहाँ पे अब अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो कि सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं अब ये यही सिस्टम को यूज़ करेंगी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह चल रहा है, तो इसमें यूनिटी मार्च सेलिब्रेशन हुए हैं और पूरी नेशन वाइज़ जो है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पद यात्रा हुई है, तो ये है। डिफेंस और सिक्योरिटी की बात तो डीआरडीओ की तरफ से हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट हुआ है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम है, तो इसको डिटेल में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें इसमें होती हैं। भारत और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025 ये हो रहा है। इकॉनमी की अगर बात कर लें, तो हाल-फिलहाल में जो रुपए की वैल्यू है वो काफ़ी गिरी है डॉलर के मुकाबले। उसको देखते हुए आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशंस कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है उसको जो है वो कम किया जा सके और जो रुपए की वैल्यू है उसको वापस से ट्रैक पे लाए जाने का प्रयास आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो इस पे हम थोड़ा-सा डिटेल में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर पीएम किसान स्कीम और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके बारे में डिटेल में पूरा चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे इन्होंने भी एआई का यूज़ करके एलिफेंट डिटेक्शन और एटीपी सिस्टम बनाया है, तो ये क्या है, कहाँ कौन से स्टेट में लागू किया गया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में डिटेल में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। फिर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये भारत की यात्रा पे आए थे। इंडिया रशिया का 23rd एनुअल समिट हुआ, उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। तो जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आगे डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईआईएसएफ 2025 ये शुरू हो रहा है, इसको डिटेल में देखेंगे। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट में फुटबॉल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है एक प्रोजेक्ट महादेव, उसके बारे में देखेंगे और इसके अलावा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है डोपिंग से रिलेटेड, इसको हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल वहाँ से मिल सके और यूट्यूब चैनल पे आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ आप हमसे जुड़िए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए और जो भी आप हमारा करंट अफेयर्स है ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, तो ये आप अगर पढ़ेंगे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो आपको आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जामिनेशन पर्पस से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकादमी, आंध्र प्रदेश टूरिज्म, ये लोग होस्ट करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ कृष्णा वेनी संगीता नीरजनम और ये विजयवाड़ा में होगा। 6 दिसंबर से 7 दिसंबर 2 दिन का ये कार्यक्रम होगा और इसमें जो आंध्र प्रदेश है उसका जो कल्चर है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। इस साल का जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ तेलुगु म्यूजिक ट्रेडिशंस और इसमें इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को बूस्ट करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो कलाकार हैं, जो वीवर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना और इसमें जीआई टैग जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो कोंडापल्ली टॉयज है,
इतिको पट्टा पैकर वेयर है, उदयगिरी वुडन कल्टरी है, लेदर पपेट्री है, नरसापुर लेस है। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में आपको मिल रहा है। तो ये जैसे एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट के नाम दिए जाते हैं, फिर साथ ही साथ स्टेट के नाम भी देके वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आप देखिए तो इस आर्टिकल में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते भी हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्होंने अनाउंस किया है हैंडीक्राफ्ट अवार्ड फॉर 2023 एंड 2024 और ये दिल्ली में सेरेमनी होगी 9 दिसंबर को और यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुए थे 1965 में और जो एक्सेप्शनल क्राफ्ट पर्सन होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड इनको शुरू किया गया था और ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन माना जाता है भारत का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसमें। हर साल नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक जो है मनाया जाता है और ये 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जो भारत के जो कलाकार हैं और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तरह तरह की यहाँ जो चीजें बनती हैं उनको दिखाएगा, उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताएगा। एग्जीबिशन चलेगा जहाँ पे लोग तरह तरह का प्रोग्राम करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बताएंगे और इसका उद्देश्य है कि जो लोकल कलाकार हैं उनका उनको जो है वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रतिभा को आगे लेके जाना, जिससे उनको न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो बल्कि पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड इनका जो है वो बारे में पता चल सके कि हाँ ये चीजें जो है वो इस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो इसके चल इस ये जो वीक बनेगा इसमें जो है ये सारी चीजें जो है वो उनको दर्शाया जाएगा। और हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो भारत में इनका एक प्रमुख रोल है और इंडिया जाना जाता है अपने डिफरेंट वर्क्स के लिए। फिर गवर्नमेंट एक अभी विंटर सेशन चल रहा है और इसमें एक नया बिल आया है, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसे दोनों ही सदनों में पास करा लिया गया है सरकार के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा में। और इस बिल के तहत सेस लगाया जाएगा पान मसाला पे और इसके अलावा सिगरेट प्रोडक्ट पे। और गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि इससे जो फंड जनरेट होगा उसको नेशनल सिक्योरिटी में और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल होगा। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि जो भी कलेक्शन होगा, जो सेस कलेक्ट होगा, उसको स्टेट्स के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट होता है पब्लिक हेल्थ। अब जैसे स्टेट सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ तो ये कई बार पूछा गया है कि किस नाम दे देता है कि जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो तीन होते हैं, कंकरेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है। तो इनमें जो भी इश्यूज रहते हैं उस पे जो है वो किस सरकार को एक्ट बनाना है इसका मेंशन होता है। तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्टेट के अंतर्गत आता है, जिसमें जो राज्य सरकारें हैं वो एक्ट बना सकती हैं। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों ही जो है वो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रूल्स बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है वो किसी तरह का बिल ले आए। तो पान मसाला और गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इनकी वजह से एक काफी जो है वो पब्लिक हैजार्ड जो है वो हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार का कहना है कि ये बिल ले आया गया है और इन चीजों को महंगा किया जाएगा। ये पहले का जो बिल था, जो पहले का जो एक्ट था, उसमें जो चार्जेस थे वो काफी कम थे। इसको बढ़ा के 3-4 गुना तक किया गया है। तो जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो अब महंगे होंगे। और इसमें ये भी हो रहा है कि जो हमारे कलाकार हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन प्रोडक्ट्स का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बहुत से लोगों की इसमें डिमांड हो रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेती है। फिलहाल ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति के द्वारा जब इस पे मुहर लग जाएगी तो ये एक्ट बन जाएगा। फिर गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार एआई का यूज हेल्थ केयर में हो रहा है और एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स ऋषिकेश, इनको डेजिग्नेट किया गया है एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनका उद्देश्य है कि ये डेवलप करें एआई बेस्ड सोल्यूशन को हेल्थ केयर के क्षेत्र में। और
हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मधु नेत्र एआई, ये एक एआई सोल्यूशन है जिसका यूज किया जा रहा है। इसके तहत जो नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर हैं वो एआई इनेबल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और इसको 38 फैसिलिटीज में शुरू किया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 11 स्टेट्स में। तो इससे जो है वो कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको लाभ मिला है। इनकी स्क्रीनिंग की जा सकेगी, जो रेटिना का इमेज है देखा जा सकेगा कि उनको क्या दिक्कत है। इसके अलावा CDSS AI, इसको जोड़ा गया है ई संजीवनी से, और इसके तहत जो टेली कंसल्टेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। साथ ही साथ कफ अगेंस्ट टीबी, ये एक एआई सॉल्यूशन है जिसके तहत जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी स्क्रीनिंग जो है वो हो रही है। और बताया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल से जो कवरेज है वो काफी बढ़ गया है। और मार्च 2022 के कंपैरिजन में अभी जो स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा इजी तरीके से हो जाती है। तो इस प्रकार एआई सॉल्यूशंस का यूज़ जो है वो हेल्थ के सेक्टर में किया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि टेलीमानस इनिशिएटिव, इसको इसका एक्सपेंशन किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। और इसके तहत जो टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट है इसको बढ़ाया जा रहा है। वीडियो कंसल्टेशन फैसिलिटी भी इसमें लॉन्च किया गया है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2022 में। 10 अक्टूबर को जो है वो WHO वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करता है। और इसमें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। जिस और इसके अलावा टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन, इसे भी गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया। और इसमें जो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का कोई मेंटल इलनेस है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनमें नंबर्स होते हैं उनमें कांटेक्ट कर सकता है, अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में बता सकता है। और इसमें ये होता है कि आपको किसी पर्सनल अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड को नहीं बताना है। आप इसमें फ़ोन करके हेल्थ के अपने बारे में बता सकते हैं कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ है, और आपको इसमें सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें इसको कई भाषाओं में जो है वो चलाया जा रहा है। और अगर हम टोटल बात करें इसमें तो 20 भाषाओं में टेलीमानस सर्विसेज अवेलेबल हैं। और डेली ये काफ़ी सारे कॉल्स इन पे आते हैं और इन पे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या-क्या चीज़ें की जा रही हैं और किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, जिसके तहत सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन पोषण 2.0, इनको और बेहतर तरीके से इसमें सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यूट्रिशन डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं। और पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, अगर हम इसकी देखें तो ये मार्च 2021 2021 में 1 मार्च को इसको इनिशिएट किया गया था। और इसके तहत ट्रैक किया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं, वो जो बेनिफिशरीज होती हैं, इनको इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और इनका जो हेल्थ होता है उसको बेटर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काम किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत ट्रैक करती हैं। और एक्चुअली जो महिलाएं हैं जो रूरल एरियाज में और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ताकि मदर की हेल्थ बेहतर हो, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ जो है वो बेनिफिट हो। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं, ये काफ़ी समय से चल रहे हैं। और मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0, ये दोनों ही जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशंस हैं, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कई तरह के कैंपेन चलाते हैं, जैसे कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अगर नारी स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चलाई जाएगी। तो ये महिलाओं और बाल विकास के लिए ये सारे जो कल्याण के कार्यक्रम है ये सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और बेहतर कवरेज इसमें मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था जिसके तहत जो भी मोबाइल फ़ोन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया था कि ये संचार साथी ऐप को 2026 से
प्री इंस्टॉल करेंगे। जैसे अगर आप कोई भी मोबाइल हैंडसेट लेते हैं तो उसमें कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं। बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। तो संचार साथी ऐप को मैंडेटरी करने के पीछे ये गवर्नमेंट का कहना था कि इससे जो साइबर क्राइम्स हैं उनको टैकल करने में इनको हेल्प मिलेगी। तो ये एक तरह का सेफ्टी मेजर होगा। और क्योंकि अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो हाल फिलहाल के दिनों में इनके जो केसेस हैं काफ़ी बढ़े हैं। और रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो इसमें काफ़ी परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। और 2023 में जो केसेस थे वो 15.9 लाख थे और 2024 में 20.4 लाख साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस देखने को मिले। लेकिन चूंकि अब इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद था। तो फिर 28 आवर्स के बाद जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपना इस डिसीजन को वापस ले लिया। और इसमें एप्पल जो कंपनी है आईफोन बनाती है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ये इस तरह की पॉलिसी को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि इनका कहना था कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एप्पल की, ये बाहर की कंट्रीज में भी डिलीवर होते हैं। तो अगर यहाँ का कोई इस तरह का ऐप ये इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। तो इसको लेके विवाद ये पूरा था। तो फिलहाल अब इसको जो मैंडेटरी किया गया था इसको सरकार ने वापस ले लिया है। फिर हमें मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी देखने का काम करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने नगा फेस्टिवल चल रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको अटेंड किया। और यहाँ पे एक सेरेमनी होती है स्टोन पुलिंग सेरेमनी, तो इसको इन्होंने अटेंड किया। और इसके साथ ही साथ जो नागालैंड के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट पैकेज का अनाउंसमेंट किया। अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, ये वहाँ का एक मेजर फेस्टिवल है। और यह नागालैंड के जो कल्चर हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके बारे में दिखाता है। यहाँ पे एक अंगामी अटायर होता है जिसको कि वहाँ के पहना जाता है, जो ट्रेडिशनल ये वेयर है इनका। तो जैसे अगर इस अटायर के बारे में पूछ जाए कि किस स्टेट से रिलेटेड है तो ये आपको पता होना चाहिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो ये 15 डेज तक चलेगा। नागालैंड का स्टेट डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 15 दिन तक ये पूरा सेलिब्रेशन जो है वो चलेगा और इसमें दिखाया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं नागालैंड के कल्चर के बारे में। इंफॉर्मेशन इसमें पूरी रहेगी। फिर सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ईमेल एक क्रूशियल टूल है जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं। और इसको अपग्रेड करने के लिए और एक सिक्योर सिस्टम बनाने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसे कि एमएस जोहो कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और इन्होंने इसका कंपटीशन जीता है। तो अब ये क्या करेंगे कि सारे जो सिस्टम है गवर्नमेंट के, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनको अपडेट करेंगे। जो भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क है वो आपको इसके थ्रू जो ये गवर्नमेंट का होगा। और इसमें जो है वो प्रोडक्टिविटी टूल्स वगैरह को भी लिया गया है, स्प्रेडशीट की किस तरह से क्या काम होता है। तो जैसे गूगल बेस्ड सर्विसेज अभी तक हम यूज़ करते आए हैं हर चीज़ पे, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब इनको यूज़ करेंगी। और ये जो ईमेल प्लेटफॉर्म है इसका जो आर्किटेक्चर है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी सेंसिटिव जो गवर्नमेंट डेटा है वो किसी भी तरह से लीक ना हो। और जो भी ईमेल डाटा रहेगा उसको स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांसमिशन के टाइम पे मैंडेटरी किया गया है कि इसका किसी भी तरह से जो है वो लीकेज ना हो। और इसमें जो है वो एनआईसी, सीआरटी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबको इंटीग्रेट किया गया है। एमएस जोहो की बात करें तो ये इंडियन एंटिटी है और इस पे इंडियन लॉ के तहत जो है वो काम हो सकता है। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसको इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के इस के तहत जो है इस पे काम हो। और हमारा जो रिलायंस है बाहर, जैसे गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, तो उस पे जो रिलायंस है ये कम हो सके। और ताकि जो सॉवरेंटी है इस पे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। फिर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम के लिए ये टेस्टिंग किया गया है। और इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एचएएल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और चंडीगढ़ में रेल ट्रैक सॉलिड रॉकेट स्लेज फैसिलिटी है।
यहाँ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की, तो ये टेस्ट हुआ और भारत इसको सक्सेसफुली कर पाया है। और इसके बाद ये एक एलिट क्लब में शामिल हो गया है। कुछ ही नेशंस के पास ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी होती है। रॉकेट स्लेज की बात करें तो जैसे रेलवे ट्रैक होता है, वहां पे ये टेस्टिंग की जाती है कि अगर हमारा जो कोई एयरक्राफ्ट है या कोई ऐसा सिस्टम है तो वो अ, जा रहा है, तो अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इसमें किस तरह से जो पायलट वगैरह है उसको हट सकते हैं, स्केप कर सकते हैं। तो उसी स्पीड पे जिस तरह से रॉकेट सिस्टम या एयरक्राफ्ट वगैरह चलते हैं उसी पे ये होता है। और इसमें अ, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, हाई स्पीड पे इसको टेस्टिंग की जाती है और इसमें चेक किया जाता है कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया डीआरडीओ के द्वारा और माना जा रहा है कि इससे जो हमारी क्षमताएँ हैं वो बढ़ेंगी और जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, इनके जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो किस प्रकार से जो पायलट हैं वो सेव कर सकते हैं, इस पे ये पूरा वर्क हो रहा है। और इंडिया का स्पेस में भी मिशन जाना है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आगे आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। और इसमें बताया गया कि इसमें डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट हुए हैं और इसके अलावा क्या-क्या इसमें हुआ, जैसे कि इसमें जो मॉडर्न इजेक्शन सीट का यूज़ किया गया, जो कि एक्सप्लोजिव को इसमें इन्होंने यूज़ किया गया। और जो कॉकपिट होता है, जहाँ पे बैठते हैं पायलट्स वगैरह, उसको इन्वॉल्व किया गया है। क्लियर इजेक्श मतलब तेज़ी से जो है वो इतनी स्पीड में आया और फिर देखा गया कि क्या किस प्रकार से इसमें जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, कि क्या सर्वाइवल रेट हो सकता है। अगर कोई क्रिटिकल टाइम है तो उसमें पायलट को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये एक पूरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करवाया गया डीआरडीओ के द्वारा। फिर फिफ्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2025, ये शुरू हुआ 5 दिसंबर को और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहां पे शुरू हुआ और ये 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगा और मलेशिया की साइड से उनके 25 बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी ये करेंगे। जॉइंट ऑपरेशन होंगे और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म देखा जाएगा कि दोनों की कंट्रीज के बीच जो है वो कोलैबोरेशन है कि हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं। रिहर्सल्स होंगे, ड्रिल्स होंगे और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में कैसे वर्क करना है इस पे काम होगा। और इसका उद्देश्य है दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनके बीच जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको और बेहतर बनाना। तो ये एक्सरसाइज का नाम आप याद रखिएगा, साथ ही साथ ये कहाँ हुई है ये भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है, इनका डिसीजन है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, परचेज करेंगे लगभग 1 लाख करोड़ का। और साथ ही साथ 3 साल का यूएस डॉलर्स इंडियन रुपी बाय सेल स्वैप चलेगा, जिसके तहत $5 बिलियन का जो करेंसी स्वैप है वो इस महीने चलाया जाएगा। और ये क्यों चलाया गया है, क्योंकि जो डॉलर का वैल्यू है वो काफी बढ़ गया है, 90 रुपीज को क्रॉस कर गया है। और उसको देखते हुए आरबीआई की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। और आरबीआई का काम होता है कि किसी भी सिचुएशन में एक बैंकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो आरबीआई होता है वो परचेज करता है और सेल करता है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती हैं। और इसके तहत जो सप्लाई है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से यूएसडी इंडियन रुपी बाय सेल स्वैप होता है, ये भी एक टूल होता है जिसके तहत लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है और जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होता है उस पे काम होता है। अब चूंकि डॉलर की वैल्यू काफी बढ़ गई है तो ये हमारे जो ट्रेड है उसके लिए काफी नुकसान होता है, इससे ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने नए मेजर्स अनाउंस किए हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें गिरावट की गई है और अब देखना होगा कि इसका आगे चल के क्या प्रभाव देखने को मिलता है।
फिर रेलवे मिनिस्टर इन्होंने जानकारी दी कि एआई का यूज़ किया जाएगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक बनाया गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सिस्टम का यूज़ किया जाएगा और इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो एलिफेंट्स वगैरह हैं जो रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं और उनकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसको डिटेक्ट किया जा सके। और इन्होंने बताया कि ये सिस्टम जो है वो अभी 141 किलोमीटर सेक्शन पे जो है वो ऑपरेशनल है और इसके तहत ये अलर्ट किया जाएगा पायलट्स, लोको पायलट को, स्टेशन मास्टर को, किसी भी प्रकार का जो एलिफेंट का मूवमेंट अगर आसपास देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कवच भारत का ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसका ये लॉन्च हुआ था, पहला जिसका फील्ड ट्रायल है ये 2016 में लॉन्च हुआ था और इसका उद्देश्य है कि जो रेलवे एक्सीडेंट्स हैं इनको कम करना, साथ ही साथ विंटर में आपका जो फॉग वगैरह की वजह से प्रॉब्लम होती है, ट्रेनें बहुत डिले होती हैं, तो उसको टैकल करना। और कवच को अडॉप्ट किया गया नेशनल एटीपी सिस्टम में जुलाई 2020 में। तो ये सारी जानकारी रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, अ, इनके बारे में बताया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था 2020 में और इसका उद्देश्य है जो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट करना और इसके तहत 14 रिसर्च स्टेशंस जो हैं वो इनको बनाया गया है और इनका उद्देश्य है कि ये जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम है उसको बेहतर बनाया जा सके। और मास्टर क्रिएशन 2 ये 1 से 15 दिसंबर तक दिल्ली हाट ये एक तरह का मेला चलेगा और इसमें जो मास्टर क्राफ्ट पर्सन है इनको अवार्ड दिया जाएगा। इनमें इनको पद्मश्री, शिल्प गुरु, संत कबीर और नेशनल अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 2024 में दिसंबर 2024 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर ये स्टैब्लिश हुआ गुजरात के नवसारी में और इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल एग्रो टेक्सटाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना। ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है जिसका फोकस है एग्रो टेक्सटाइल पे रिसर्च करना, मार्केट में किस तरह से उनको प्रमोट किया जा सकता है उसको देखना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, स्किल डेवलपमेंट करना। और ये जो मिशन है ये 2020 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो शुरुआती जो बजट का प्रावधान था वो 1480 करोड़ का था और इसके तहत मतलब बेहतर जो टेक्सटाइल है उनके डेवलपमेंट पे सरकार का इसमें काम कर रही है। फिर रशिया के राष्ट्रपति 23rd एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पे दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ इनकी मुलाकात हुई, जॉइंट प्रेस मीट हुई और इसमें बताया गया कि इंडिया और रशिया के बीच में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, कई सारे एमओयू साइन हुए और इंडिया ने अनाउंस किया ये लॉन्च करेंगे फ्री 30 डे ई टूरिस्ट वीज़ा और इसके अलावा 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा रशियन सिटीजन्स के लिए और रशिया ने बोला है कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करेगा और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग इन सब पे भी दोनों कंट्रीज काम करेंगी। दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो इंडिया में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की, साथ ही साथ क्रॉकस सिटी हॉल ये रशिया में एक टेररिस्ट और अटैक हुआ था, इसकी दोनों देशों ने निंदा की। दोनों कंट्रीज ने बोला कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड्स है इसको 2030 तक $100 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक करेंसीज में जो है वो सब सेटलमेंट किया जाएगा चीज़ों का और राष्ट्रपति पुतिन इनके लिए डिनर आयोजित किया गया। इस साल इंडिया और रशिया का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है और रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2000 में और ट्रेड, डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इनमें साइंस, स्पेस, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज इन सब पे जो है वो दोनों कंट्रीज वर्क करेंगी और रशिया की हेल्प से हमारा कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये बन रहा है, तो इसमें भी जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो रशिया के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक बेहतर मीट रही और दोनों कंट्रीज ने आपसी सहयोग को और बढ़ाने के लिए इसमें बात कही। फिर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 ये आज से शुरू हो गया है, 9 दिसंबर तक ये चलेगा हरियाणा के पंचकुला में और इसमें इंडिया और अब्रॉड से 40,000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे। इस बार का थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत
तो थीम भी पूछ दिया जाता है और इसका उद्देश्य है साइंस लेड ग्रोथ को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना और विकसित भारत का जो उद्देश्य है उसको अचीव करने में हेल्प करना। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट में एक प्रोग्राम चलाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट महादेव। ये इनिशिएटिव है जिसके तहत ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाएगा और इंडिया का जो फुटबॉल है उसको और बेहतर बनाने का कोशिश किया जाएगा। अगर हम देखें इनिशियली तो 1962 में इंडिया का डोमिनेशन था एशियन फुटबॉल में। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, जापान को और कोरिया को डिफीट किया था। तो अब फुटबॉल के क्षेत्र में काम करने के लिए ये प्रोजेक्ट महादेव चलाया गया। फिर खेलो भारत नीति 2025, इसका जो उद्देश्य है वो ये है इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करना है, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना और जो भी पार्टिसिपेशन ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करना। और इसके इसमें जो है जो भारत की जो खेल नीति इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रूरल एरियाज, वुमेन एथलीट इनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब अगर हम देखें इसमें तो एक अस्मिता स्कीम है और इसके तहत वुमेन को स्पोर्ट में जो है वो जो भी अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अपना इसमें योगदान देंगी, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करेगी। और इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत एक कम्प्रहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 6.2 लाख पर एनम का सपोर्ट दिया जाता है खेलो इंडिया एथलीट को और 10,000 का पर मंथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो इस प्रकार जो खेल है उसमें भारत का जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए ये सारी जो गवर्नमेंट है इनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। और नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो अहमदाबाद में होंगे 2030 में और भारत की तरफ से बिडिंग की जा रही है कि जो ओलंपिक्स होंगे 2036 के वो भी हमें मिले ताकि स्पोर्ट्स में भी हम एक बेहतर पावर के रूप में उभर के आए। तो ये सारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स थे जिसको हमने डिटेल में देखा। और आप पीडीएफ मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको ले लीजिएगा, इसको रीड करिएगा और ये एक आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन जो भी है डेली का वो प्रोवाइड करेगा और ये अगर आप इसको डेली पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और यूट्यूब पे हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हमसे कनेक्ट रहिए।